प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम आपको बताएंगे सूरजमुखी की खेती कैसे की जाती है, सूरजमुखी की खेती किस मौसम में की जाती है। इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को सूरजमुखी से रिलेटेड सभी जानकारी देखते समय सिंचाई आवश्यक करें, क्योंकि जब वनस्पतिक अवस्था होती है तो कली होती है, फूल दाने पड़ते हैं, तब हमें सिंचाई आवश्यक करनी है। इसकी निराई गुड़ाई बोने के 15 से 20 दिन बाद करें तथा दूसरी गुड़ाई के समय जो है पौधे पर मिट्टी चढ़ा दें तथा जिससे पेड़ पौधे ना गिरें। तो किसान भाइयों, कुछ खास बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। फसल को जमाव से 60 दिन तक खरपतवारों से मुक्त रखना ज़रूरी है। फसल की लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर हो जाए तो पौधे पर मिट्टी चढ़ाएँ। बुवाई के 18 से 20 दिनों बाद 5 दिन के अंतराल पर हाथ द्वारा निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, हम आपको इसका वनस्पतिक वर्गीकरण बताते हैं। इसका वनस्पतिक नाम जो है हेलियंथस साइनस है। ये कंपोजिटी कुल का पौधा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2n = 34 होती है। इसका महत्व एवं उपयोग क्या है, तो सूरजमुखी हमारे देश के लिए तिलहन की एक नई फसल है। इसके बीज से 46 से 52% तक तेल व प्रोटीन 20 से 25% तक प्राप्त हो जाती है। सूरजमुखी जो है 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। इसलिए इसे सघन फसल चक्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। सूरजमुखी का तेल शीघ्रता से खराब नहीं होता, अतः काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सूरजमुखी के लिए संतृप्त अम्लों की मात्रा कम होने के कारण इसका तेल हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभकारी रहता है। इसके तेल का उपयोग वनस्पतिक घी के तैयार करने में भी किया जाता है। इसकी गिरी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसे कच्चा या भूनकर मूंगफली की तरह खाया जाता है। इसकी खली मवेशियों को खिलाने के काम में लाई जाती है। खली में उच्च कोटि की 40 से 44% तक प्रोटीन होती है, अतः इसे पशुओं और मुर्गियों के राशन में खिलाया जाता है। इससे बच्चों का आहार भी तैयार किया जाता है। इसकी गिरी चिरौंजी व खरबूजे की गिरी के स्थान पर भी प्रयोग की जा सकती है। इसको कुछ क्षेत्रों में चारे के लिए व बाग बगीचों में अलंकृत पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। इसके तेल में पैरामिटिक अम्ल 5.7 से 7.6%, स्टायरिक अम्ल 4 से 7.6%, अलैंगिक अम्ल 27.9 से 38.3% व लिनोलिक अम्ल 51.6 से 59.6% आवश्यक वसी अम्ल तक पाया जाता है, जिसके कारण सूरजमुखी तेल की सर्वोत्तम खाद्य तेल को संज्ञा दी जाती है। पकवान आदि तैयार करने में भी इसका तेल बहुत अच्छा रहता है। भाइयों, हम आपको बताएंगे इसके सूरजमुखी से क्या क्या लाभ हैं। सूरजमुखी के उत्पादों के क्या लाभ हैं। सूरजमुखी प्रकाश एवं ताप असंवेदी होने के कारण इस पर प्रकाश व ताप किरण का प्रभाव नहीं होता है। वह किसी समय भी वर्षा में उगा सकते हैं। इसके पौधे कड़े व नमी युक्त होते हैं, अतः ये शुष्क खेती के लिए अच्छी है। फसल अवधि कम होने के कारण ये बहुफसली खेती के लिए अच्छी है। कम बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और थोड़े समय में अधिक बीज उत्पादन 1:80 होता है। तेल का प्रतिशत 40 से 50 होता है। कम समय की फसल है, 3 फसलें एक साल में ले सकते हैं। कम लागत की फसल है एवं खेती सरलता से हो जाती है। 3 टन उत्पादक एक साल में एक खेत में होता है। सभी प्रकार की भूमि में उचित उर्वरक देने पर उगा सकते हैं। इसे लवणीय भूमि में भी उगा सकते हैं। बाजार में उचित मूल्य मिल जाता है तथा विक्रय सरलता से किया जा सकता है। पौधा मधुमक्खी पालन व चारे के लिए भी उपयुक्त है। पौधे में अधिक ताप सहन करने की शक्ति होती है। तो किसान भाइयों, ग्राहकों के लिए क्या लाभ हैं। बीज मानव उपयोगी खाने पकाने के काम आता है। इसका तेल अधिकतर खाद्य तेल के रूप में ही प्रयोग होता है। उत्तमता की दृष्टि से उच्च गुण वाला तेल ये लिनोलिक अम्ल 50 से 65% देता है, जो कि रक्त सेरम से कोलेस्ट्रॉल कम बनाते हैं तथा हृदय रोगियों के उपयुक्त हैं। ये विटामिन ए, डी व ई का अच्छा स्रोत है। जब बीज से तेल निकाला जाता है
तब खली में 45% प्रोटीन पाई जाती है। संग्रह में इसका तेल शीघ्र खराब नहीं होता है। सूरजमुखी की फसल से किसान भाइयों कारखानों को क्या लाभ है? इससे तेल निकालना आसान है। एक वर्ष में 3 फसल प्राप्त होती हैं, अतः तेल कारखानों का पूरे वर्ष कच्चा पदार्थ मिलाना है। इसके बीजों में 40 से 45% तेल पाया जाता है। इससे रिफाइंड तेल व वनस्पति घी बनाकर अधिक लाभ कमाया जाता है। इसमें ओलिक अम्ल 32 से 47% तक पाया जाता है और जो कि हाइड्रोजनिक प्रक्रिया को परिशुद्ध करता है। इसका क्षेत्रफल क्या क्या है? सूरजमुखी मुख्य रूप से कनाडा, बुल्गारिया व रोमानिया आदि देशों में मुख्यतः वनस्पति घी तैयार करने के लिए उगाया जाता है। भारतवर्ष में पिछले 35 से 40 वर्षों से ही इसकी खेती सरकारी फार्मों व कुछ उन्नतशील कृषकों द्वारा की जाने लगी है। सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है। भारत में सूरजमुखी फसल का प्रचलन सन 1969 में प्रारंभ हुआ। इसकी खेती भारतवर्ष में कहाँ कहाँ की जाती है? तो जैसे कि कर्नाटक में हमारे 0.79 क्षेत्रफल में की जाती है। आंध्र प्रदेश में जो है 0.35% की जाती है। महाराष्ट्र में 0.22% की जाती है। बिहार में जो है 0.02 की जाती है। उत्तर प्रदेश में हमारी 0.01 की जाती है। तमिलनाडु में 0.01, हरियाणा में 0.02, अन्य में जो है 0.05। तो संपूर्ण भारत में जो इसका क्षेत्रफल है 1.48। तो सूरजमुखी की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो सूरजमुखी की फसल की खेती के लिए जलवायु जो है प्रकाश अवधि का इसकी वृद्धि व विकास पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात सूरजमुखी एक अप्रदीप्तकाल पौधा है। इसके इस गुण के कारण इसे खरीफ, रबी व वसंत में आसानी से उगाया जा सकता है। अधिक अपेक्षित आर्द्रता व बादल के छाए रहने से उपज की कमी होती है। तो किसान भाइयों सूरजमुखी की फसल का वर्गीकरण जो है इस प्रकार है। वंश हेलियंथस में कुल 264 प्रजातियां हैं। इसमें हेलियंथस एनस को छोड़कर अन्य समस्त जंगली हैं। भारत तथा अमेरिका में उगाई जाने वाली समस्त प्रजातियों को बीज के रंग तथा आकार के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जो है बड़े तथा सफ़ेद दाने वाली प्रजातियां। नंबर 2 छोटे तथा काले दाने वाली प्रजातियां। नंबर 3 मध्यम एवं धारयुक्त बीजों वाली जातियां। तो नंबर 1 क्या है किसान भाइयों? इनमें तेल का प्रतिशत जो है अधिक होता है। नंबर 2 छोटे तथा काले दाने वाली जातियां जो हैं इनके दानों में प्रोटीन का प्रतिशत अधिक होता है। इनका उपयोग खाने हेतु किया जाता है। नंबर 3 जो है मध्यम एवं धारयुक्त बीजों वाली जातियां जो हैं ये प्रजातियां दोनों ही प्रजातियों के मध्य के गुण रखती हैं। इनका उपयोग दोनों ही बहुउद्देश्य में हेतु किया जाता है। तो संकर प्रजातियां जो हैं बादशाह PSF 5, मॉडर्न संकुल, सूर्य BSH1। तो किसान भाइयों सूरजमुखी की फसल उगाने के लिए जो है कौन सी भूमि होनी चाहिए? तो भूमि कैसी होनी चाहिए? तो रबी की फसल के लिए भारी दोमट व खरीफ की फसल के लिए alluvial दोमट मृदा उचित जल निकास के साथ अति उत्तम है। सूरजमुखी की खेती कम उर्वरक, पथरीली व विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। सिंचित व असिंचित मृदाओं में पैदा होने के कारण दोनों क्षेत्रों में बहुफसलीय शस्य योजना में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। pH 6.5 से 8.0 तक होना चाहिए। किसान भाइयों रबी की फसल हम उगाएंगे जब रबी में अगर हम सूरजमुखी की फसल लेना चाहते हैं तो दोमट होनी चाहिए। खरीफ के लिए जो उगाएंगे तो एल्यूवियल दोमट होना चाहिए। तो इसकी भूमि की तैयारी किसान भाइयों हमें कैसी करनी चाहिए? तो खेत में एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करने के बाद 2-3 बार हैरो या देसी हल से जुताई करके और पाटा लगा देना चाहिए। सूरजमुखी के बीजों का छिलका कड़ा और मोटा होता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे पानी सोखता है। इसके जमाव के लिए पर्याप्त नमी बहुत ज़रूरी है। नमी की कमी होने पर पलेवा करके बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों इसके लिए खाद की मात्रा कितनी चाहिए हमें? तो किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक कितना चाहिए? खाद उपज के लिए उर्वरक डालना ज़रूरी है। उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। अगर जांच ना करा सके तो समान भूमि में 1 हेक्टेयर के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सही मात्रा में उर्वरक डालें। 50 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में बिखेर
कर मिला दें। बची हुई 30 किलो नाइट्रोजन दूसरी सिंचाई के समय या फसल में फूल निकलते समय फसल की कतारों के बीच में डालनी चाहिए। सूरजमुखी के लिए एजोस्पर्टाइलम एवं उपयोगी जैविक खाद। सूरजमुखी के पौधे को जैविक उर्वरकों द्वारा भूमि में नाइट्रोजन तत्व का पर्याप्त मात्रा में मिलाना बहुत आवश्यक है। जैविक खाद में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। ये उर्वरक सूरजमुखी की खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पौधे की बढ़वार के समय एजोस्पर्टाइलम नामक जीवाणु भूमि में पैदा बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ये जीवाणु स्वतंत्र रूप से बहुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण करके फसल को नत्रजन उपलब्ध कराता है तथा फसल की कुल नत्रजन आवश्यकता का 40% की पूर्ति कर देता है। वर्ष 1991 में इस संदर्भ में हुए प्रयोगों में अन्नामलाई कृषि विश्वविद्यालय में निष्कर्ष निकाला गया कि सूरजमुखी की बुआई के 30 से 45 दिन बाद खेत में 20 से 30 किलो एजोस्पर्टाइलम नामक खाद की मात्रा प्रति हेक्टेयर डाली जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो सूरजमुखी की पैदावार बढ़ जा सकती है। तरीका क्या है? 1 लीटर चावल के माड़ के काफ़ी गाढ़े घोल में उक्त खाद को अच्छी तरह उपयुक्त मात्रा में मिलाना चाहिए। बाद में बीज को धूप में सुखाने के पूर्व इस घोल को अच्छी तरह बीज के साथ मिला देनी चाहिए। इसके बाद 30 मिनट तक बीज को छाया में सुखाकर एवं पॉलीथीन की थैली में एकत्र किया जाना चाहिए। इसके उपरांत 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधी लाइनों में खेत में बीज की बुआई की जानी चाहिए। बुआई के 30 से 45 दिन के बीच 20 किलो उपरांत खाद को प्रति हेक्टेयर में डालना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, पोटाश व फास्फोरस खादों की बुवाई के समय उपयुक्त मात्रा में डालना चाहिए। इस प्रयोग से आप पाएंगे कि बीज का अंकुरण जल्दी होगा, पौधा भी स्वस्थ निकलेगा। इसके साथ साथ पौधे की बढ़वार भी सामान्य से 18 से 27% ज़्यादा होगी। तो किसान भाई, उसकी बुवाई का समय क्या है? तो सूरजमुखी दिनों की अवधि तथा ऋतु विशेष से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात सूरजमुखी साल भर उगाई जा सकती है। किसान भाइयों, फसल वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में उपयुक्त जलवायु का अनुभव करें। इसके लिए फसल बुवाई विभिन्न मौसमों में निम्नवत की जा सकती है। तो खरीफ मौसम में जो है किसान भाइयों, जुलाई के प्रथम सप्ताह से अगस्त तक कर सकते हैं इसकी बुवाई। रबी में जो है हमें मध्य अक्टूबर से 30 नवंबर तक कर लेनी चाहिए। जायद में जो है हमें किसान भाई 15 फरवरी से 15 मार्च तक हमें इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। तो ये देखा गया है कि प्रारंभ फरवरी में बोई गई फसल से सबसे अधिक उपज मिलती है किसान भाइयों। जो हम किसान भाइयों सब मौसम में लेते हैं, खरीफ में, रबी में, जो हम जायद में लेते हैं, फरवरी बुवाई करते हैं, उसमें सबसे अधिक उपज मिलती है। सबसे अच्छा हमारे लिए जो टाइम है वो 15 फरवरी का ही रहता है। इसकी बुवाई अत्यंत अधिक ठंडे मौसम को छोड़कर साल के सभी महीनों में कर सकते हैं। तो इसके बीज की मात्रा कितनी पड़ती है? बीज 1 हेक्टेयर में 8 से 10 किलो बीज डालना चाहिए। सदैव प्रमाणित बीज प्रयोग करें। अगर आपकी फसल का बीज बोना हो तो 1 किलो बीज में 3 ग्राम के हिसाब से डाइथेन M45 या कैप्टान नामक दवा मिला लें। इस दवा से रोग पैदा करने वाली फफूंदियाँ नष्ट हो जाती हैं। बुवाई पूर्व बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगोकर बोने से अंकुरण प्रतिशत बढ़ती है तथा अंकुरण शीघ्र होता है। बोने की विधि। तो किसान भाइयों, बोने की विधि क्या है? बीजों को 60 से 80 सेंटीमीटर दूरी पर बोना चाहिए। कतारों में बोना चाहिए। कतार में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज डालना चाहिए। बीज 3 से 4 सेंटीमीटर से गहरा ना पड़े। बड़े पैमाने पर मक्का बोने की मशीन से इसकी बुवाई की जा सकती है। असिंचित क्षेत्रों में 50 से 60 हज़ार और सिंचित क्षेत्रों में 80 से 60 हज़ार प्रति हेक्टेयर पौधे होने चाहिए। तो इसकी निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण क्या है? बुआई के 10 से 12 दिन बाद घने उगे हुए पौधों को उखाड़ देना चाहिए ताकि कतार में पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रह जाए। खरपतवारों की रोकथाम करना भी ज़रूरी है। खरीफ की फसल में 2 बार और रबी तथा वसंत ऋतु की फसल में 1 बार निराई गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। निकाले गए पौधे खाली स्थानों पर रोपे जा सकते हैं। पहले 2 महीने में 1 से 2 बार निराई गुड़ाई आवश्यक है। सूरजमुखी का फूल बहुत भारी और बड़ा होता है जिसके कारण आंधी पानी से पौधे गिर सकते हैं। इसलिए दूसरी सिंचाई अर्थात बुवाई के करीब 50 दिन बाद पौधे पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। हाथ से पराग सिंचन क्या है? ये हैंड पॉलिनेशन क्या है किसान भाई? ये तो फूल आने पर सुबह 8 से 10 बजे तक एकांतर दिनों पर हाथ से पराग सिंचन की क्रिया
करने से लाभ मिलता है। इसके लिए वायल के कपड़े को हथेली पर लपेटकर खुले फूलों को हल्के हल्के सावधानी से रगड़ें। सूरजमुखी के खेत के चारों तरफ 50 मीटर की दूरी तक 2,4-D नामक खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। यह खरपतवार नाशी दवा सूरजमुखी की फसल के लिए बहुत हानिकारक है। केसी गौतम 1975 ने अपने अनुसंधान में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में किया गया, बताया कि टोक व लासो का 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग हाथ से निराई की अपेक्षा व अन्य रसायनों के प्रयोग की अपेक्षा खरपतवारों का नियंत्रण प्रभावपूर्ण ढंग से करता है। तो किसान भाइयों, इसकी सिंचाई हमें कब करनी? सिंचाई जो है रबी में 2 बार और बसंत ऋतु में 5 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फसल उगने के 25 से 30 दिन बाद पहली और करीब 50 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो है फूल निकलने और दाना भरने की अवस्था में कर देनी चाहिए। खरीफ में आवश्यकता अनुसार 3 से 4 सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, हमें सूरजमुखी की फसल की रख रखाव कैसे करना है? तो सूरजमुखी के अकेले पकते हुए खेतों में, विशेषकर जब आसपास के खेतों में किसी अन्य फसल में दाना ना पड़ रहा हो, पक्षी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में पक्षियों को उड़ाना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, मौसम फसलों के साथ साथ बाद में पकने वाली फसल को पक्षी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो किसान भाइयों, अगर हमारी फसल जो है आसपास के क्षेत्रों में हमारी फसल जो है अकेली पक रही है, तो हमें जो है पक्षी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें उड़ा देना चाहिए। उनकी रखरखाव बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसकी कटाई एवं मड़ाई कैसे की जाती है? जब सूरजमुखी के बीज पककर खड़े हो जाएं, तो उसके फूलों की कटाई कर लेनी चाहिए। पके हुए फूलों का पिछला भाग पीले भूरे रंग का हो जाता है। फूलों को काटकर धूप में सुखा लेना चाहिए। तो किसान भाई, इसके पकने की जो क्रिया है, आपको जो है पीछे से सूरजमुखी के फूल जो हैं पके हुए नज़र आएंगे, पीले भूरे पड़ जाएंगे। तो फूलों को काटकर धूप में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद फूलों को हाथ से या डंडों से पीटकर मड़ाई की जा सकती है। बीजों में 10 से 12% नमी होने पर गेहूं वाले थ्रेशर से भी इसकी मड़ाई की जा सकती है। सूरजमुखी का पकने का समय मौसम और सूरजमुखी की किस्म पर निर्भर करता है। शीतकालीन फसल 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जायद की फसल जो है किसान भाई 90 से 100 दिन में, और ख़रीफ की फसल 120 से 130 दिन में पकती है। अरमावर्टस किस्म विभिन्न मौसम में अन्य फसलों की तुलना में 110 से 20 दिन तक जल्दी पकती है। इसकी उपज और भंडारण कैसे करें? उपज पर और भंडारण कैसे किया जाता है? सूरजमुखी को उन्नत विधियों से उगाने पर 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। सूरजमुखी के बीजों को सामान्य विधियों से भंडारित किया जा सकता है, परंतु बीजों में नमी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भंडारण ठंडी व सूखी जगह पर करना चाहिए। तो इसकी रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे की जाती है? तो किसान भाइयों, वर्षा ऋतु में झुलसा या अगमारी ब्लाइट रोग का प्रकोप अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप सूरजमुखी की उपज में बहुत कमी हो जाती है। पौधे पर गहरे भूरे और काले रंग के धब्बे प्रकट होने के शीघ्र बाद फसल पर 0.30% डाइथेन M45 या ड्यूटर का छिड़काव कर देना चाहिए। 10 दिनों के अंतर पर 4-5 बार छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस पर जो है झुलसा या अगमारी जो रोग आता है, तो इसका प्रकोप अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप सूरजमुखी की पैदावार में, उपज में कमी होती है। तो इसके लिए शीघ्र हमें है 0.3% डाइथेन M45 का स्प्रे कर देना है, ड्यूटर का छिड़काव कर देना है। 10 दिन के अंदर पर 4-5 बार जो हमें इस पर स्प्रे कर देनी चाहिए। इस रोग के अलावा जुलाई और अगस्त में बोई गई फसल में सिकेलोरेशियम मिलानी, शीतकालीन फसल में स्क्लेरोटिनिया मिलानी और मार्च में बोई गई फसल में चारकोल विगलन नामक बीमारियों का प्रकोप भी होता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए किसान भाइयों, खेत में से रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना है। तो किसान भाइयों, ये जो सब बीमारियां आती हैं, इनके लिए हम क्या करना है? जो रोगी पौधे हैं हमारे खेत में, उन्हें उखाड़ कर फेंक देना है और या जला देना है। तथा सूरजमुखी को दीर्घकालीन फसल चक्रों में उगाना चाहिए। फसल को रोग मुक्त रखने के लिए जिनेव डाइथेन Z78 की 2.5 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रभावित फसल पर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें।
कीट एवं उनकी रोकथाम कैसे की जाती है? तो किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल पर कीट एवं जो रोग लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे करना? सूरजमुखी पर हानिकारक कीटों का अधिक प्रकोप होता है, फिर भी अंकुरण की अवस्था में अंकुर को कुछ कीड़े काटते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। फूल खिलने की अवस्था में शिराभेदक हानि पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जैसिड के आक्रमण से भी हर समय फसल की रक्षा की जानी चाहिए। बुआई से पहले खेत में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से दर से हेप्टाक्लोर 5% धूल मिलाकर इसकी रोकथाम की जा सकती है। 0.025% मेटासिस्टॉक्स या डाइमक्रेन 25 cc 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, हमें जो है सूरजमुखी की फसल को कीटों से बचाने के लिए हमने जो आपको दवा का बताई है उसका आप प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, जो है इससे जो है हमें कीटों से राहत मिलेगी। कीट जो हैं काफ़ी मात्रा में जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमने आपको रसायन बताए हैं उनका स्प्रे उसी तरीके से करें आप जो है, तो इन कीटों की रोकथाम की जा सकती है। आपकी फसल जो है इन कीटों से सुरक्षित रह सकती है, फसल को सुरक्षित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इन सब कीटों से रोकने के लिए जो है इन दवाओं का स्प्रे करें। और जो है हमने बताया था आपको किसान भाइयों पहले इससे कि जो है बीमारी से, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं उन्हें रोकने के लिए है जो आपको रसायनों का प्रयोग करना है और बीमारियों से फसल को बचाना है, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, जातियों में गुण क्या हैं इनके? और विनिमिक, पैराडोविक, अम्बरिकी, सनराइज। पौधे की ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? प्रतिशत परिपक्वता अवधि कितने दिनों में? रबी, वसंत, खरीफ। तो किसान भाइयों, सूरजमुखी की कौन कौन सी जातियां हैं? अमीवर्टस जो है पौधे की ऊंचाई जो है 1.2.4 मीटर, फूल 12 से 16 सेंटीमीटर। पैराडोविक से 7 से 15 दिन अगेती पकती है। उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तेल में 43% तेल अच्छे गुणों का आंध्र में तथा उत्तर प्रदेश में वसंत में उगाना चाहिए। यूपीएस फसल अवधि 145 दिन, उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तेल 43% तक पाया जाता है। संकर जातियां जो हैं इसकी BSH1 है, अंगमारी रोधक MSFH1 है, गिरोई रोधक MSFH8 है, KSFH1 है। गिरोई रोधक पूरे देश के लिए उपयुक्त, उपज 17.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ज्वालामुखी MSFH21, PAC 3425, MSFH 3031 चूर्णी फफूंदी रोधक एवं MSFH2 अंगमारी रोधक उन्नत किस्में हैं। संकुल जातियां मॉडर्न, पैराडोविक। अन्य उन्नत किस्में जो हैं तारा 120 से 125 दिन, मंजीरा 105 से 110 दिन, K1 120 से 125 दिन, K65 170 से 180 दिन, S 144 120 से 130 दिन, A1 125 से 130 दिन, A300 125 से 130 दिन, UPS 8 N7 140 से 140 दिन, N62 8 140 दिन। सूरजमुखी की एक संकर प्रजाति है। दानों में तेल का प्रतिशत 42 से 44% तक। दानों की उपज 1300 से 1600 kg प्रति हेक्टेयर है। ये प्रजाति सभी क्षेत्रों में रबी सीजन हेतु उपयुक्त है। तो इसी के साथ जो है आप किसान भाई जो हैं सूरजमुखी की खेती जो है आप रबी में भी कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, जायद में भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए सबसे बेटर जो रहेगी वो जायद में आप सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं। जायद में जो है फरवरी से 15 मार्च तक आप जो सूरजमुखी की खेती करेंगे तो उसमें आपको फसल आपकी अधिक अच्छी होगी, उसमें उपज की पैदावार आपको अधिक मिलेगी। उसमें जो है सूरजमुखी में तेल की फूलों में तेल की मात्रा अधिक मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो आपको लिए सबसे बेटर जो सबसे अच्छा समय जो है वो रहेगा फरवरी से मार्च तक। तो इसी के साथ किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती कीजिए, अपनी आय को दोगुना कीजिए। धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है।
हम आपको जो है चने की खेती के बारे में बताएंगे। तो इसका वनस्पति की वर्गीकरण आपको पहले बता देते हैं। तो इसका वनस्पतिक नाम जो है सिसर एरिटिनम लीन, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। पेपिलियोनेसी इसकी उप फैमिली है। चने में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2n बराबर 14, काबुली में जो होती है 2n बराबर 16, 24 पा होती है। तो इसका महत्व व उपयोग क्या है? चने का महत्व व उपयोग क्या है? इस देश में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में चना सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण फसल है। चने का प्रयोग मुख्य रूप से दाल और रोटी के लिए किया जाता है। चने को पीसकर तैयार किए हुए बेसन से विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। पके हुए चने को तथा पकने से पहले भी चने को छोले के रूप में भूनकर खाया जाता है। इसके अलावा दले हुए या समूचे दाने के रूप में उबालकर या सुखाकर, भूनकर, तलकर, नमकीन आदि बनाने के लिए भी चने का प्रयोग किया जाता है। चने की हरी पत्तियों और दानों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। चना जानवरों और विशेष रूप से घोड़ों के लिए दाने के काम आता है। यद्यपि चने का भूसा अधिक पौष्टिक नहीं होता, परंतु चने की पत्तियों में मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आदि की उपस्थिति से भूसा नमकीन होता है, अतः जानवरों को ये स्वादिष्ट लगता है। और कहते हैं कि स्कर्वी नाम के रक्त रोग में अंकुरित चने को देने से लाभ होता है। चने का पोषक मान निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य के शारीरिक विकास व उचित पोषण के लिए चने में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम व अन्य खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियां आवरण से नाइट्रोजन इकट्ठा भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। किसान भाइयों, चने के दाने का पोषण मान प्रति 10 ग्राम में जो है वो हम आपको बता रहे हैं। पानी जो है चने में 11.0 ग्राम, प्रोटीन 21.1 ग्राम, वसा 4.5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 61.5 ग्राम, अवयव जो है कैल्शियम 149 मिलीग्राम, लोहा 7.20 मिलीग्राम, रेबोफ्लेविन 0.14 मिलीग्राम, नाइसिन 0.30 ग्राम। इसका ओरिजिन एंड हिस्ट्री, उत्पत्ति एवं इतिहास कहाँ का है? तो दक्षिण पूर्वी यूरोप या दक्षिण पश्चिमी एशिया चने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भारत, ग्रीस तथा दक्षिण यूरोप में चने की खेती शताब्दियों से होती है। भारत में चने उगाने के प्रमाण प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। डी कंडोल 1884 के अनुसार चने का जन्म स्थान भारतवर्ष ही है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान चने का जन्म स्थान है। चने की खेती विश्व में मेडिटेरियन क्षेत्र में, काले सागर के आसपास, उष्णकटिबंधीय एशिया, ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका के विभिन्न भागों तथा दक्षिण की ओर मध्य अफ्रीका में की जाती है। चने का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एरिया, वितरण एवं क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है? मुख्य रूप से चने की खेती करने वाले देशों में रूस, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, टर्की, रोमानिया आदि हैं, परंतु सीमित क्षेत्र में पर चने की खेती दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। भारतवर्ष में चने की खेती विस्तृत क्षेत्र पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में की जाती है। इसके पश्चात चना उगाने वाले प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के नाम हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में मध्य प्रदेश में चने को सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है, जो कि भारत के कुल चने के क्षेत्र का 40% के करीब है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले का प्रमुख स्थान है। इसके बाद जलौनी, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर और बाराबंकी का स्थान है। तो किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं 2009 और 10 के आंकड़े बताते हैं चने का क्षेत्रफल, उत्पादन और शत प्रति हेक्टेयर कहाँ कहाँ कितना था। तो मध्य प्रदेश में जो है 3.0% जो है क्षेत्रफल है। उत्पादन इसका 3.30% है। उपज जो है इसकी 1071 उपज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में जो है इसका 0.62% क्षेत्रफल में है। उत्पादन 0.51 मिलियन टन है और उपज जो है इसकी 824 उपज प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। महाराष्ट्र में 1.29 क्षेत्रफल में की जाती है
और इसका उत्पादन जो है 1.11 है और उपज किलोग्राम जो है 863 है। आंध्र प्रदेश में जो है 0.65 क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर है, उत्पादन 0.85 है। प्रथम जो है इसका उपज सबसे ज़्यादा इसकी जो उपज है वो 1308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में 0.88, कर्नाटक में 0.97, छत्तीसगढ़ में 0.25, बिहार में 0.06, हरियाणा में 0.8, पश्चिम बंगाल में 0.02, गुजरात में 0.13, उड़ीसा में 0.05 और अन्य में जो 0.08 क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। और हम उत्पादक बताते हैं इसका, राजस्थान में 604 है, कर्नाटक में 591, छत्तीसगढ़ 880, बिहार 1014, हरियाणा 738, पश्चिम बंगाल 1110, गुजरात 947, उड़ीसा 749। तो हमें चने की फसल के लिए कौन सी जलवायु की अच्छी मानी जाती है? तो चने की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? चने की खेती साधारण शुष्क फसल के रूप में रबी ऋतु में की जाती है। जिन स्थानों पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं होती है उन स्थानों पर बिना सिंचाई की सुविधाओं के ही अर्थात जाड़े की वर्षा के आधार पर ही चना उगाते हैं। परंतु कुछ स्थानों पर चने की फसल सिंचित फसल के रूप में उगाई जाती है। न्यून से मध्यम वर्षा और हल्की सर्दी वाले क्षेत्र के लिए इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। परंतु फूलने के बाद वर्षा का होना वर्षा फसल के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वर्षा के कारण फूल के परागकण एक दूसरे से चिपक जाते हैं तथा बीजोत्पादन पौधों में संभव नहीं होता। फसल के पकने के समय ओले पड़ना अधिक हानिकारक होता है। तो किसान भाइयों, हमारी चने की फसल के लिए जो है, अगर हमारी फसल जो है फूल पर है और बारिश हो गई तो बहुत ही ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान होता है। और हमारी फसल के लिए ओला पड़ना जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए अधिक नमी के कारण पौधों में वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है और फूल तथा फली कम बनती है। 65 से 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान फसल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, परंतु चने की खेती लगभग 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर की जाती सकती है। फलियां बनते समय यदि वर्षा होती है तो फली वेधक का प्रकोप बढ़ता है, जिसके कारण उपज में भारी क्षति होती है। चने के अंकुरण के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पौधे की वृद्धि के लिए साधारण ठंडक वाला मौसम बहुत ही उपयुक्त होता है। फसल के पकने के समय फिर उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म काल में अगर प्रारंभ में ही तापक्रम बहुत ही अधिक हो जाता है तो फसल समय से पूरी ही पक जाती है। पाला फसल को बहुत हानि पहुंचाता है, इसके कारण फसल में फल और फूल नहीं बनते। तो हमारी चने की फसल को जो है पाला बहुत ही हानि पहुंचाता है, जिसके कारण जो हमारी फसल पर फल और फूल नहीं बनते। तो चने की फसल के लिए जो है किसान भाइयों, भूमि कैसी होनी चाहिए? चने की खेती हल्की एल्यूवल भूमियों जहाँ की गेहूँ को नहीं उगाया जा सकता है में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु काबुली चने के लिए ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती है। चने की खेती दोमट भूमि से मटियार भूमियों तक में सफलतापूर्वक की जाती है। हल्की कछारी भूमियों में भी चना उगाया जा सकता है। अधिक हल्की और अधिक भारी भूमि चने की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती, क्योंकि हल्की भूमियों में नमी की कमी होती है और अधिक भारी भूमियों में नमी की अधिकता, प्रतिकूल वायु संचार आदि के कारण चने की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु अपना कार्य ठीक तरह नहीं कर पाते। चने की फसल के लिए भूमि में जल निकास की अच्छी सुविधाएं होना अत्यंत आवश्यक है। चने के लिए मध्यम उपजाऊ भूमियों की आवश्यकता होती है। अधिक उपजाऊ भूमियों में पौधों में वनस्पतिक वृद्धि अधिक होती है, फूल व फल कम लगते हैं। दक्षिण भारत में जल धारण क्षमता की रखने वाली मटियार, दोमट और काली मिट्टी में चने की खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी कैसे करें? देसी चने के लिए खेत की कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। काबुली चने के लिए खरीफ की फसल कटने के बाद पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 2 जुताई देसी हल से करते हैं। इसकी उन्नत जातियाँ, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, बीज के आकार, रंग, फूलों के रंग आदि के आधार पर चने की सैकड़ों जातियाँ हैं। साधारणतः चने को 2 वर्गों में विभक्त करते हैं, देसी चना तथा काबुली चना।
तो चना जो है 2 प्रकार की जातियों में होता है। देसी चना कौन कौन सा है? के 468, फसल अवधि 155 दिन, उपज 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, पौधे की ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर, गुलाबी के रंग, फूल संपूर्ण, उत्तर प्रदेश के उपयुक्त एवं उकटा अवरोधी हैं। के 850, फसल अवधि 145 से 150 दिन, पौधों की ऊंचाई 45 से 60 सेंटीमीटर, पौधे ऊपर बढ़ने वाले, फूल का रंग बैंगनी, बीज बड़े, सुडौल लाल व भूरे रंग के, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के उपयुक्त हैं। अगेती बुवाई व शुष्क क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड के उपयुक्त सूखा सहन कर सकती हैं। बीज गोल कत्थई, फूल बैंगनी, फसल अवधि 145 दिन। टाथरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश व भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए पछेती बुवाई के उपयुक्त, फसल अवधि 145 दिन, फूल गुलाबी रंग, फलियों में औसतन 2 बीज, उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं उकटा अवरोधी है। पंतजी 114, फसल अवधि 150 दिन, पौधे अर्ध फैलने वाले, उपज 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं उकटा अवरोधी है। दाने भूरे रंग के, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के उपयुक्त। अमरपूसा 203 या बीजी 203, फसल अवधि 165 दिन, पौधे अर्ध फैलने वाले, बीजों का रंग हल्का भूरा, उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा 209, फसल अवधि 165 दिन, पौधे अर्ध फैलने वाले, बीज का रंग हल्का भूरा, उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं उकटा अवरोधी है। पूसा 212, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त, बीजों का रंग भूरा, बीज मध्यम सुडौल आकार के, परीक्षण भार 130 ग्राम, फसल अवधि 135 से 150 दिन, उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं उकटा अवरोधी है। पूसा 212, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त, बीजों का रंग भूरा, बीज मध्यम सुडौल आकार के, परीक्षण भार 130 ग्राम, फसल अवधि 135 से 150 दिन, उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अजय पूसा 408, शुष्क क्षेत्रों में अक्टूबर के प्रारंभ में व सिंचित क्षेत्रों में अक्टूबर के अंत तक बुवाई करें। पौधे बहुशाखीय, ऊर्ध्व फैलने वाले, प्रति फली दाने 2 या 3 से अधिक दाने, मध्यम मोटे एक साथ तथा पीले रंग के होते हैं। उकठा अगमारी स्टैंड वायरस तथा कॉलर गलन की प्रतिरोधी है। फली वेदक व कीड़े तथा सूत्रकृमियों का भी प्रकोप कम होता है। फसल अवधि 140 से 150 दिन व औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 10 अतुल पूसा 413, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के उपयुक्त हैं। बुवाई नवंबर के मध्यम प्रथम सप्ताह तक हो जानी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में 15 नवंबर तक भी बुवाई कर सकते हैं। पौधे बहुशाखीय, अर्ध सीधा, प्रति पौधा अधिक फली व प्रति फली दाने 2 या 2 से अधिक दाने के, आकर्षक सुनहरे पीले रंग के, मध्यम मोटे तथा एकसार आकार के होते हैं। फसल अवधि 130 से 140 दिन, उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उकठा पदगलन, अगमारी, जड़गलन व स्टैंड वायरस की प्रतिरोधी हैं। फली वेदक, सूंडी, सूत्रकृमियों से भी कम हानि होती है। गिरनार पूसा 417, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सिंचित व सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। समय से बुवाई के साथ पछेती बुवाई के भी उपयुक्त हैं। पौधा छोटा, बहुशाखीय, अर्ध सीधा, हल्के रंग का होता है। प्रति फली 2 या 2 से अधिक दाने दाने, आकर्षक सुनहरी रंग तथा मध्य एकसार आकार के होते हैं। उकटा स्टैंड वायरस, कॉलर गलन, पद गलन तथा जड़ गलन की प्रतिरोधी है। औसत उपज 20 व अधिकतम उपज 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। सी 214, वर्षा पर निर्भर करने वाले क्षेत्रों के उपयुक्त, ऊंचाई मध्यम, सीधा, परिपक्वता, अगेती दाने, भूरे पीले रंग के, औसत उपज 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सी 325, तराई व सिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त हैं। इसको अगमारी रोग लगता है। मध्यम ऊंचाई, कुछ ऊपर बढ़ने वाले, परिपक्वता मध्यम, बीज भूरे पीले रंग, फसल अवधि 150 से 160 दिन, औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उपज 18 क्विंटल
अगमारी सहनशीलता उकटा रोग लगता है। G130 अधिक वर्षा वाले या सिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त। मध्यम वर्षा ऊंचाई फलियां खूब लगती हैं। मध्यम परिपक्वता बीजों का रंग भूरा पीला और औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। G140 सिंचित एवं शुष्क क्षेत्रों के उपयुक्त उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गौरव H35 से 75-35 सिंचित व तराई क्षेत्रों वाले के उपयुक्त ऊंचाई मध्य अर्ध फैलाव मोटा तना पत्तियां चौड़ी व गहरी हरी परिपक्वता दाने मोटे एकसार भूरे पीले रंग के। फसल अवधि 150 से 160 दिन। उगता ही सहनशील उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। H208 शुष्क असिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त हैं। पौधे की ऊंचाई मध्यम फलियां अत्यधिक अगेती परिपक्वता दाने भूरे पीले और औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगमारी रोधक 145 से 150 दिन। H355 सिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त हैं। उगटा रोधक फसल अवधि 160 से 170 दिन। औसत ऊंचाई वाले सीधे पौधे दाने भूरे पीले रंग के तथा औसत उपज 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चने की जाति G130 के स्थान पर हरियाणा में इसकी सिफारिश करते हैं। RS10 दुर्गापुरा फार्म जयपुर से विकसित है। सूखा सहन कर सकती है। फसल अवधि 135 से 140 दिन व उगटा रोधक है। RS10 जाति के विकिरण से यह जाति विकसित की गई है। फसल अवधि 135 दिन। उगटा रोधक उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। RS11 सिंचित क्षेत्रों के उपयुक्त हैं। ज्योति एवं विकास किस्में शीघ्र पकने वाली हैं। तो काबुली चने की जातियां जो हैं किसान भाइयों, KH4 फसल अवधि 165 दिन। फूल सफ़ेद, बीज गोल सुडैल व सफ़ेद रंग के। पौधे लंबे व फैलकर चलते हैं। उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। K5 फसल अवधि 170 दिन। बीज हरे रंग के गोल सुडैल तथा चिकने पौधे अर्ध फैलने वाले। उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। C104 दाने सफ़ेद रंग के। L550 फसल अवधि 160 से 165 दिन। उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दाना मध्यम आकार भूरे। उत्तर प्रदेश हेतु LCC 32 फसल अवधि 150 से 160 दिन एवं उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तना मोटा जल्दी बढ़ने वाला परिपक्वता अगेती दाने पीले नारंगी सुडैल खाने में बहुत अच्छे शीघ्र पकने वाले। औसत उपज 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बोने का समय और विधि। मैदानी इलाकों में चने की बुआई अक्टूबर के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में करने पर अधिकतम पैदावार प्राप्त होती है। लेकिन तराई के इलाकों में जहां भूमि में काफ़ी नमी पाई जाती है, इसकी बुआई नवंबर के पहले तथा दूसरे सप्ताह में करनी चाहिए। इसके बाद बुआई में देरी करने पर पैदावार में भारी कमी आ जाती है।
personal dream. बीज द्रवांतरण। चने की बीज द्रवांतरण क्या? बुवाई कतारों में 30 सेंटीमीटर असिंचित से 45 सेंटीमीटर सिंचित तक की जाती है। बुवाई के लिए देशी हल या सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा सकता है। बीज दर बीज के आकार के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए। छोटे दाने वाले 65 किलोग्राम, मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 70 से 100 किलोग्राम व बड़े दाने वाली काबुली जातियों व 850 किस्मों के लिए 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बीज 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। बीज को बोने से पहले 0.25% थायरम या अन्य फफूंदनाशक दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। बुवाई में देरी हो जाने पर कतारों के बीच की दूरी कम तथा बीज दर कुछ बढ़ा देनी चाहिए। पौधों की आपस में दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। अंतरण 45 गुणा 10 काबुली चना, 30 गुणा 10 से 15 सेंटीमीटर देसी चना। चने की फसल के लिए खाद जो है दही होती है। प्रारंभ में 15 से 20 दिन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस सिंचित क्षेत्रों में व 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस असिंचित क्षेत्रों में व 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर। बुवाई के समय खेत के कुंड में 9 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर देते हैं। तो किसान भाइयों, चने की फसल में जो है खाद की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है और ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें प्रारंभ में जो है 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। Are you all my personal dream? Everything you know is in your mind.
किसान भाइयों, चने की फसल में सिंचाई हमें कब करना चाहिए? सिंचाई सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई शाखाएं निकलने पर, बुवाई के 30 दिन बाद। दूसरी सिंचाई बोने के 55 से 60 दिन बाद, फूल आते समय करनी लाभदायक रहती है। तीसरी सिंचाई फली बनते समय, बोने के 85 से 90 दिन बाद करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में बुवाई से पहले पलेवा करना भी लाभदायक है। शीतकालीन वर्षा अगर इस समय हो जाए तो सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती। दो सिंचाई का पानी उपलब्ध होने पर पहली बोने के 30 से 35 दिन बाद शाखाएं निकलते समय और दूसरी बोने के 55 दिन बाद फूल निकलते समय देनी चाहिए। अगर एक ही सिंचाई का जल उपलब्ध है तो बुवाई के 50 दिन बाद फूल निकलते समय करानी चाहिए। जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। चने के खेत में अति आवश्यक है, क्योंकि चने के खेत में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है चने की फसल को। चने की फसल में सिर्फ 2 ही सिंचाई आवश्यक है। चने की फसल के लिए निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। चने की फसल के लिए जो है निराई गुड़ाई बहुत ही आवश्यकता है। बोने के 30 से 35 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से बहुत ही आवश्यक है। खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक विधि से भी किया जा सकता है। 1.2 किलोग्राम वैसलीन सक्रिय अवयव को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बोने से पहले खेत में छिड़ककर अच्छी प्रकार नम मिट्टी में मिला देना चाहिए। शीर्ष व शाखाएं तोड़ना। 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होते ही शीर्ष तोड़ देते हैं। इससे वनस्पतिक वृद्धि रुकती है। चने की फसल में चूंकि फल पत्तियों की कक्षों में आते हैं, अतः चने की निपिंग छिटकर्तन करने से पौधों में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा संख्या में फूल व फल बनते हैं। शाखाएं अधिक फूटती हैं, अतः प्रति पौधा फूल व फलियों की संख्या बढ़ जाती हैं। तो फसल चक्र। खरीफ की फसल मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि से बाद में चने की फसल ली जाती है। किसान भाइयों, चने की जो है मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। चने को गेहूं, जौ के साथ 1:1 के अनुपात में, अलसी व सरसों के साथ 4:1 में मिलाकर उगाना चाहिए। अक्टूबर में बोए गए गन्ने की 2 कतारों के बीच चने की 1 कतार उगाना काफ़ी लाभप्रद है। तो जो है हम इसकी मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, चने की इसकी कटाई व मड़ाई। सब्जी के उद्देश्य से फसल की कटाई व मड़ाई बोने के 120 दिन बाद दाने जब सख्त होने प्रारंभ होते हैं तो काट ली जाती है। साधारणतः फसल 150 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कटाई हंसिया की सहायता से करते हैं तथा बंडल तैयार कर लिए जाते हैं। बंडलों को खलियान में सुखाकर बैलों से दाएं चलाकर अनाज अलग कर लेते हैं तथा भंडारण में रखने के लिए 10 से 12% नमी सुखाने के बाद रह जाए तो भंडारण कर देते हैं।
Invincible. की फसल की अगर उपज की बात करें तो दाने की औसत उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाइयों, चने की फसल से जो है अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है। हम जो है इसकी मिश्रित खेती भी कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो चने की फसल में जो है उकटा या उखेड़ा, ये रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से लगता है। इसके प्रभाव से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तने के लंबवत चिरान में तंबाकू रंग की धारा दिखाई पड़ती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्में जैसे पंत जी 114, सी 235, पूसा 205, हरियाणा चना 1, सी 214 व जी 24 आदि उगाएं। उकठा लगे खेत में 3 वर्ष तक चना न उगाएं। चने की बुवाई 25 अक्टूबर से पहले ना करें। बीज को बोने से पहले वेनलेड व थायरम 1:1 की 2.5 ग्राम या 1.25 ग्राम थीरम प्लस 1.5 ग्राम वेसिकॉल से या 2 ग्राम वेवस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुवाई अपेक्षाकृत गहरी 8 से 9 सेंटीमीटर करें। खेत की जुताई गहरी करें। चूँकि फ्यूजेरियम एक मृदा जनित बीमारी है अतः ग्रीष्मकालीन जुताई से आशातीत परिणाम प्राप्त होता है।
responsible. चने की फसल में अगमारी या झुलसा, ब्लाइट, एस्कोहाइटा रेबिकी ये रोग भी फफूंद से लगता है। सुबह सुबह खेत में देखने पर कहीं कहीं टुकड़ों में पौधे पीले पड़े नजर आते हैं। ये बीमारी बीज से फैलती है। पौधे के तने, पत्तियों और फलियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं। पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाते हैं। रोग से फसल को बचाने के लिए रोग-रोधी किस्में जैसे C235, G543, PG114 अवरोधी के 850, PVG1, BG 267, L550 आदि बोएं। स्वस्थ प्रमाणित बीज का प्रयोग करें व 2 ग्राम बेवेस्टीन से 1 किलोग्राम बीज उपचारित करके बोएं। फसल कटाई के बाद खेत से फसल अवशेष नष्ट करें। बुआई से पहले भूमि को 10 किलोग्राम बेरासिकॉल या बेवेस्टीन से उपचारित करें। उचित फसल चक्र अपनाएं। प्रभावित पौधों को नष्ट करें। में कीट एवं उनकी रोकथाम कैसे करें? तो चने की फसल में जो है कुतरा, किडवर्म और एग्रोटिस स्पेसीज ये चने का बड़ा भयंकर कीट है। ये रबी की सभी दाल वाली फसलों को हानि पहुंचाता है। ये पौधे के तने को भूमि के पास से खाता और पौधे पर चढ़कर पत्तियों को भी हानि पहुंचाता है। इनकी रोकथाम के लिए बुवाई से पूर्व खेत में 1.3% चूर्ण की 30 किलोग्राम अथवा सेविडॉल दानेदार 25% प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। चने की फली भेदक, इसकी गिडार या सूड़ी का कमला या इल्ली चने की फलियों में छेद करके दाने को खा जाती है। इसकी रोकथाम फसल के पास प्रकाश प्रपंचन की मदद से प्रौढ़ कीटों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind.
फसल में अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशी रासायनिक जैसे एंडोसल्फान 35%, EC 1.2 25 लीटर या क्नोल्फास 25 EC 1.25, मोनोक्रोटोफास 36 EC आदि का प्रयोग करके जो है अपनी फसल से कीटों को लगने से रोका जा सकता है। तो अगर किसान भाइयों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।